Now I am going to discuss about the ERM, Enterprise Risk Management, करंट स्टेट। आज के टाइम में हम क्या क्या कंसीडर करते हैं, तो फाइंडिंग फ्रॉम वेरियस सर्वेज, है ना, बहुत सारी रिसर्च से कंक्लूजन निकाला गया है कि एन एक्नॉलेज्ड नीड टू इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड, है ना, रिस्क मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, उसकी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कि जब आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो जो कॉलेज है, तो कॉलेज में किस तरीके का रिस्क हो सकता है भाई, अर्थक्वेक हो सकता है। तो अर्थक्वेक के लिए आप जब बिल्डिंग बनाते हैं, तो जब आर्किटेक्ट से डिजाइन करवाते हैं तो इस तरीके से डिजाइन करवाते हैं कि आपको कम से कम डैमेज हो। ठीक है, और फिर दूसरा पार्ट आता है आपका कि यहाँ पर क्या हो सकता है, फायर हो सकता है। तो फायर के लिए आप देखिए तो जगह जगह आपने डिवाइसेस लगा रखी हैं और उनकी मॉक ड्रिल करते हैं। तो जिस भी तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वहां पर कौन कौन से मेजर रिस्क ऑकर कर सकते हैं, ठीक है, उन रिस्क का क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ठीक है, उसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है और उसको टाइम टू टाइम इम्प्रूव करने की जरूरत है उन प्रैक्टिसेस को। ठीक है, तो एन एक्नॉलेज्ड नीड टू इम्प्रूव द रिस्क मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज दिस पॉइंट। सेकंड इज द रिकॉग्निशन दैट अ होलिस्टिक अप्रोच इज अप्रोप्रिएट एंड प्रेफरेबल। जैसा अभी मैंने रिस्क साइलो का एग्जांपल बताया था, तो रिस्क साइलो में क्या होता है कि ठीक है, किसी एक डिपार्टमेंट में अगर कोई रिस्क ऑकर हुआ है तो उससे मुझे क्या मतलब है। ठीक है, अगर ये मेंटेलिटी है तो दैट इज वर्स्ट मेंटेलिटी आई थिंक, है ना। यू नीड टू फोकस ऑन द होलिस्टिक अप्रोच, कि मीन्स अगर ऑर्गेनाइजेशन में कहीं भी कोई रिस्क ऑकर हुआ है, किसी भी पॉइंट में कोई रिस्क ऑकर हुआ है, तो उसको मैं एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो रिस्क कंसीडर करते हुए मुझे उसको टैकल करना है। तो इसलिए आप देखिए तो ये मिडिल लेवल मैनेजर और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है वो आपका डेडिकेटेडली इसमें जो है इन्वॉल्व रहता है रिस्क मैनेजमेंट पार्ट में। अदरवाइज कुछ डेडिकेटेड पर्सन को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, आज के टाइम में रिस्क से रिलेटेड ऑडिट भी होती है, सेफ्टी ऑडिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनीज है, जैसे चोलामंडलम का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, और आपके ये जो गवर्नमेंट है, ये कौन सी कंपनीज हैं आपकी, जैसे OICL है ना। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बेसिकली क्या करती हैं, ये ऑडिट करती हैं रिस्क की, सेफ्टी ऑडिट बेसिकली। ठीक है, जैसे कोई केमिकल प्लांट है तो केमिकल प्लांट में क्या क्या रिस्क ऑकर कर सकता है। ठीक है, मैंने कल माइंस का एग्जांपल बताया था कि माइंस में जब आप नीचे जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई, या अचानक से आग लग गई, या अर्थक्वेक आ गया, या कुछ भी ऐसा होता है, तो उस केस में कुछ एक सेफ्टी मेजर आप लेकर के चलेंगे ना। ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज इन एसेट फॉर यू, है ना। तो बेसिकली you need to develop a holistic approach for that. So a recognition that a holistic approach is appropriate and preferable. Okay, next is ERM can improve overall capital management and thus enhance the corporate value and the competitiveness. अच्छा, रिस्क किस तरीके से ऑकर हो सकता है, देखिए अगर आपके पास फंड की कमी है तो वो भी एक तरीके का रिस्क है ना, कि आपकी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है वो सही तरीके से नहीं हुई। ठीक है ना, तो कैपिटल मैनेजमेंट, पूंजी का किस तरीके से यूज किया जाए, है ना, किस तरीके से सही जगह उसको डिप्लॉय किया जाए, सोच समझ के खर्च किया जाए। जो एक्सपेंडिचर है उनको आप सोच समझ के खर्च करिए। ठीक है, जो इनपुट है उसको सही तरीके से ट्रैक करिए, कहाँ कहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है, ठीक है, कितना जा रहा है, यहाँ से एक्सपेंडिचर हो रहा है, और अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट बच रहा है या बन रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको किसको देखना है, रेवेन्यू को। ठीक है, तो ERM कैन इंप्रूव ओवरऑल कैपिटल मैनेजमेंट एंड दस एनहेंस द कॉर्पोरेट वैल्यू एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो बेसिकली जो ERM है, एंटरप्राइज रिसोर्स रिस्क मैनेजमेंट है, तो इससे क्या होता है, जो आपका ओवरऑल कैपिटल मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव होता है। ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, इम्प्रूव होता है। ठीक है, और इस तरीके से कॉर्पोरेट वैल्यू और कॉम्पिटिटिवनेस भी आपकी बढ़ती है अगर आपने प्रॉपर ERM को इम्प्लीमेंट कर रखा है तो। ठीक है, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जाम्पल दिया था ना, कि जैसे मैंने एक रेल कोच फैक्ट्री खोली इंडिया में, मुझे 1000 रेल कोचेस की जरूरत है। ठीक है, तो मैंने वन इन अ ईयर, ठीक है, तो मैंने 1000 मतलब रेल कोच एक साल में बनाने वाला एक फैसिलिटी तैयार की, मान लीजिए कोयम्बटूर में। ठीक है, क्योंकि जनरली वहीं पर ये काम होता है और कुछ और जगहों पर होता है। ठीक है, तो वहां पर मान लीजिए मैंने रेल कोच कारखाना ओपन किया। ठीक है, अभी तो ये शायद रायबरेली में भी ओपन करने की बात की है इन्होंने, और शायद ओपन भी हो गया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मैं वहीं से पूरा प्रोडक्शन करता हूँ, तो 1000 यूनिट मैं वहीं पर प्रोड्यूस करता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कल कि जैसे मान लीजिए सुनामी आई और वो पूरा जो है प्लांट ही बह गया। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो मुझे 1000 यूनिट पूरी लॉस हो गई, क्योंकि मुझे रिवाइव करने में भी काफी टाइम लगेगा। ठीक है,
और उसकी जगह पर मैं क्या करूं कि 10 जगहों पर इंडिया में, है ना, आइडेंटिफाई करूं जहां पर सफिशिएंट मटेरियल अवेलेबल हो, लोकेशन हो, स्किल्ड एम्प्लॉय हो, ठीक है। और ऐसी जगहों पर 10 जगहों पर मैं 100 रेल कोचेस के एक साल में, है ना, छोटे छोटे प्लांट स्टेब्लिश करूं। तो इन केस अगर मान लीजिए कि किसी कोस्टल एरिया में मेरा प्लांट है और सुनामी आई और उसमें जो है वो डैमेज हो गया, तो 100 यूनिट का लॉस हुआ। बाकी सभी में अगर मैं 10 यूनिट भी बढ़ा दूंगा प्रोडक्शन की, नहीं इस साल आपको जो है 100 नहीं 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। अब फैसिलिटी तो है ही, है ना, ओवर टाइम वगैरह करा के किया भी जा सकता है। तो सिर्फ आपको 1000 वर्सेस सिर्फ 10 का लॉस हुआ, ठीक है। तो दैट इज व्हाट द कैपिटल मैनेजमेंट। तो बेसिकली जो पूंजी है उसका आपने सही इस्तेमाल किया, तो ईआरएम कैन इंप्रूव द ओवरऑल कैपिटल मैनेजमेंट, okay, and thus enhance the corporate value and the competitiveness. Next is a variety of approaches to improving the risk management. अच्छा, a wide variety of approaches are using to various types of risk, है ना। जो अलग अलग टाइप के थ्रेड्स हैं उनसे डील करने के लिए आप अलग अलग टाइप की अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फ्लड आया तो अलग अप्रोच होगी ना, और अर्थक्वेक आया तो अलग अप्रोच अप्लाई करेंगे, ठीक है। साइक्लोन आया तो अलग अप्रोच होगी, ठीक है। तो जिस टाइप का रिस्क है उसी टाइप की अप्रोच आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। इसलिए कहा जाता है ना कि पहले टाइप ऑफ रिस्क डिफाइन करें, उसके बाद उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो बनाएं, और उसके बाद उससे किस तरीके की स्ट्रेटेजी से आप डील कर सकते हैं वो बनाइए, ठीक है। तो अ वैरायटी ऑफ अप्रोचेस टू इंप्रूविंग रिस्क मैनेजमेंट, ओके, आर यूज्ड हियर। एंड लास्ट इज देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स टू ओवरकम। अच्छा, रिस्क क्या है? रिस्क को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, रिस्क को प्रिडिक्ट किया जा सकता है और उसको, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सकता है, ठीक है, नलीफाई किया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब जैसे अभी दिल्ली है ना, कल भी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अभी तक यहाँ पर अर्थक्वेक को उतना हम कंसीडर नहीं करते थे, है ना, उतना हमने नोटिस भी नहीं किया है। अभी रिसेंटली पिछले मतलब कुछ महीनों में, 5-6 महीने में आप देखिए तो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी बिल्डिंग्स या जो भी सोसाइटीज ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पर जिन्होंने अर्थक्वेक मॉडल को अप्लाई नहीं किया है जब उन्होंने बिल्डिंग क्रिएट की, ठीक है, तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स टू ओवरकम। तो बेसिकली है क्या कि आपको जितने भी टाइप्स ऑफ रिस्क हैं वो कंसीडर करते हुए, ठीक है। अभी आप देखिए अफ्रीका में, ठीक है, मैंने देखा था कि जैसे लैंड है ना, तो उसमें से बीच में से वाटर बॉडी क्रिएट होने लगी है, ठीक है। तो नेचर है, नेचर कहीं भी आप देखिए। और इसी तरह से जो ये है आपका एंटार्क्टिका, तो उसमें बर्फ पिघल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये सब भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी रिस्क हैं जिन्हें आप अगर फ्यूचर में कंसीडर करते हुए नहीं चलते हैं तो आपको इनके अच्छे खासे कॉन्सिक्वेंसेज भुगतने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसी ऐसी जगहों पर जितने भी कोस्टल एरिया हैं यहाँ पर साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है, और सुनामी की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो देयर आर स्टिल प्रॉब्लम्स टू ओवरकम। सो यू नीड टू फोकस ऑल द ऑप्शंस, ऑल द थ्रेड्स, ओके, while dealing with the ERM in current state, okay. So is there any doubt or query regarding this? सर एक बार ये होलिस्टिक अप्रोच वाला बता दो फिर से। ओके, देखिए होलिस्टिक अप्रोच क्या है बेसिकली कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क ऑकर हो, ठीक है, तो आप उसे किस तरीके से कंसीडर करें कि मतलब किसी भी पार्ट में अगर रिस्क ऑकर होता है तो आप उसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिस्क लेकर के चलें, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी, पहले क्या होता था कि जैसे इंटर फंक्शनल है ना, जैसे मैंने बताया ना कि मार्केटिंग के साथ अगर कुछ हुआ है तो हम अगर ऑपरेशंस के पर्सन है तो हमें उससे मतलब नहीं है, बल्कि अगर मान लीजिए कि डिमांड कम, मार्केटिंग के साथ क्या हो सकता है कि डिमांड कम है, सेल्स कम हो रही है, ठीक है, तो सेल कम हो रही है और ऑपरेशन डिपार्टमेंट बनाया चला जा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेरा काम तो है बनाना, यूनिट प्रोड्यूस करना है, मैं तो बनाता चला जाऊंगा, वेयर हाउस में रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, ठीक है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं बेच पा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट इनएफिशिएंट है। अब यहाँ पर क्या जरूरत है कि वो उसमें इनएफिशिएंट का टैग लगाने की जरूरत नहीं, बल्कि मार्केट को एक्सेस करने की जरूरत है कि क्या रीजन है कि जो सेल नहीं हो रही है आपके प्रोडक्ट की, और फिर आपको सबसे पहले इमीडिएटली क्या है, प्रोडक्शन स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, बजट एलोकेशन कम कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये सब है होलिस्टिक अप्रोच। तो बेसिकली क्या है कि साइलो में आप काम कर, पहले क्या होता था, जब पहले कॉस्ट फोकस से रहा था तो उसमें तो होता था ना, बल्क में रॉ मटेरियल उठाया, प्रोडक्शन किया, और प्रोडक्शन करने के बाद वेयर हाउसेस फुल करके रख लिया और बेच रहे हैं, ठीक है। एक कस्टमर नहीं लेगा दूसरा लेगा,
ठीक है, जिसको पसंद आएगा वो लेगा, जिसको कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट है और कॉस्ट कम से कम हमें रखनी है, ठीक है, तो क्वांटिटी डिस्काउंट का फायदा लेते थे। अब कस्टमर क्या कंसीडर करता है, क्वालिटी, क्वालिटी के बाद भी उसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का चाहिए, और उसके बाद भी उसे कस्टमाइजेशन भी चाहिए कि नहीं नहीं इस प्रोडक्ट में इस तरीके का वेरिएशन और कर दो, ठीक है। तो दैट इज द होलिस्टिक अप्रोच, मींस व्हाइल डीलिंग विद द मींस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आपको होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करने की जरूरत है, ना कि साइलो, ठीक है। साइलो में ये नहीं है कि नहीं ठीक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तो सेल ही नहीं हो रही है, वो इनएफिशिएंट है, सेल ही नहीं कर पा रहा है, हम बहुत एफिशिएंट और प्रोडक्टिव है तो हम तो बनाते रहेंगे, ठीक है, भले ही कितना भी मटेरियल वेस्ट होता रहे और जाकर के फिर वेयर हाउस में रखा रहे, फिर हमें इधर उधर डंप करना पड़े, जैसे चाइना के साथ हुआ था, ठीक है, कि चाइना मास प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आगे रहता है, बना लेता है बल्क में और उसके बाद फिर इधर उधर कंट्रीज में डंप करता है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि उसमें जो पर्सपेक्टिव है उसका वो साइलो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव नहीं है। तो यू नीड टू डेवलप द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव व्हाइल डीलिंग विद द ईआरएम, है ना। किसी भी टाइप के रिस्क अगर ऑकर करता है तो वो पूरा ऑर्गेनाइजेशन वाइड, इवन कंट्री वाइड होगा, ठीक है। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि नहीं, देखिए इंडिविजुअल होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर इसके बाद स्टेट होता है, फिर कंट्री होता है और ग्लोब होता है, ठीक है। तो जब भी आपको थिंकिंग करनी चाहिए, अभी जैसे आप देखिए ना, जैसे मैं सुनने में आ रहा है ना, कि यूएसए है वो अपना कचरा, या जो डेवलप्ड कंट्री है वो अपना कचरा यहाँ बांग्लादेश, इंडिया और इस तरह की कंट्री में डंप करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या इम्पैक्ट में नहीं होगा और यहाँ पर होगा, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है, या जो CO2 का मतलब कह सकते हैं CO2 हो रहा है, कार्बन एमिशन हो रहा है, ठीक है, या कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है, या एक तरीके से वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। तो वो क्या मतलब यही है कि इंडिया का जो ओजोन लेयर है उस पर छेद करेगी और अमेरिका बचा रहेगा, ऐसा नहीं है ना। आपको एज ए होलिस्टिक पर्सपेक्टिव लेकर के चलना है ना। इंडिविजुअल पे रिस्क है, उसके बाद आप देखिए अब यही कोविड-19 पैंडेमिक ले लीजिए, ठीक है। जब चाइना में ये रिस्क एमर्ज हुआ था तो उसके बाद ही आपको जो है सारी चीजें ब्लॉक कर देनी चाहिए थी। तो जो इतना तेजी से पैंडेमिक फर्स्ट टाइम हुआ है, आप देखिए, है ना, पहले इसे एपिडेमिक बोला जाता था, पैंडेमिक टर्म ही फर्स्ट टाइम आया है। पैन क्यों है, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब ये स्प्रेड हो गया, और क्यों स्प्रेड हो गया इसका सबसे बड़ा रीजन यही ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। आपने किसी भी तरीके का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, ठीक है, टाइम रहते तो इसलिए इतना तेजी से स्प्रेड कर गया, ठीक है। तो फर्दर भी यही सारी चीजें, तो बेसिकली जब भी अगर आपके पास कोई भी रिस्क ऑकर करता है ना, तो आपको होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करने की जरूरत है, ना कि साइलो पर्सपेक्टिव कि ठीक है चाइना के साथ हुआ है बना रहने दो, ठीक है। चाइना से बाकी के वो ईरान और बाकी कंट्रीज में फैला, और फिर धीरे धीरे फैलते फैलते वो पूरी दुनिया में फैल गया। इवन आप तो ये देखिए ना कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे रिमोट कंट्रीज जो कि मतलब बाकी कंट्रीज से काफी दूर हैं, ठीक है, उन कंट्रीज में भी पहुंच गया, छोटी से छोटी कंट्रीज में भी पहुंच गया, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मींस साइलो पर्सपेक्टिव। इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. So you need to develop a holistic perspective while dealing with the risk management, okay?